हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। हम लोग बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इतिहास के प्रैक्टिस सेट की, जो कि चैप्टर वाइज हम कवर कर रहे हैं। ये हमारा जो है पाषाण काल है और इसके बाद हम अगला चैप्टर कवर करेंगे वैदिक काल या फिर वैदिक सभ्यता। तो चलिए, ये हमारा चौथा सेशन है और यदि आपने 4 सेशन को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उन चारों वीडियो को देख सकते हैं या फिर एक प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है व्याख्या के साथ है। आप पेन और पेपर लेके बैठिए, जहाँ आपको लगे कि नोट करना चाहिए वहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने 41 तक कवर किया हुआ था, हम 42 से आगे चलते हैं और लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए, पांडुलिपियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछिए तो आप जो है नहीं है या हाय है, क्योंकि इसमें कई सारे कन्फ्यूजन होते हैं और आप जो है सिली मिस्टेक कर बैठते हैं। तो चलिए देखते हैं। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपियां कहलाती थीं। पांडुलिपियों को भुर्ज वृक्ष की छाल या ताड़ वृक्ष के पत्तों से बनाया जाता था। तो देखिए, अ वाला सही है, यानी कि अतीत में हाथ से लिखी पुस्तकें पांडुलिपियां कहलाती थी, बिल्कुल सही है। पांडुलिपियों को भुर्ज वृक्ष की छाल या ताड़ वृक्ष के पत्तों से बनाया जाता था, ये भी करेक्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप में पांडुलिपियों पर लिखी गई भाषा सिर्फ संस्कृत थी, ये गलत है। क्या थी? संस्कृत थी, पाली थी और प्राकृत थी, तीनों भाषाएं थी। और चौथा ऑप्शन है, पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी का शब्द मेन्यूस्क्रिप्ट है, जो ग्रीक शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। तो ये भी सही है, यानी कि 100 वाला करेक्ट नहीं है, यही आपका आंसर है। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए देखिए, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि पांडुलिपियाँ संस्कृत, पाली, प्राकृत जैसी कई भाषाओं में मिलती हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड है और ये एनसीईआरटी से इस फैक्ट को लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंधार से प्राप्त अशोक का एक अभिलेख किन दो लिपियों में लिखा गया है? कहाँ से? कंधार से जो अशोक का अभिलेख प्राप्त किया गया था वह किन दो लिपियों में लिखा गया है? ब्राह्मी और ग्रीक, खरोष्टी और ब्राह्मी, ग्रीक और खरोष्टी, या फिर ग्रीक और अरामेइक? तो यह जो है ग्रीक और अरामेइक में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अशोक के अभिलेखों में कुल 4 लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। सर-ए-कुना, कंधार जो कि है अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। अशोक का अभिलेख ग्रीक यानी कि यूनानी व अरामैक में लिखा हुआ है, जबकि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा में है। यानी कि यदि पूछा जाए कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है, वह किस भाषा में है, तो अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा में है। इसके अलावा कुछ अभिलेख जो है ये खरोष्ट लिपि में भी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अशोक के किस स्थान से मिले अभिलेख में ब्राह्मी व खरोष्टी का एक साथ प्रयोग हुआ है? उदगोलम, मास्की, शहबाजगढ़ी, या फिर एरागुंडी? एरागुंडी कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में है। तो जो एरागुंडी है, यहाँ से जो है जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का एक साथ प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी वाला क्या है ऑप्शन? करेक्ट है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? अभी अपने ऊपर दिखा हुआ है प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर ग्रीक। तो यह प्राकृत भाषा में है अधिकांश अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक के मानसेहरा व शहबाजगढ़ी अभिलेखों में से किस लिपि का प्रयोग हुआ है? यानी कि जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख है वहाँ पे किस लिपि का प्रयोग हुआ है, आइए देख लेते हैं। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक या फिर अरामेइक? तो यह हुआ है खरोष्टी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भाष्य किसके द्वारा लिखा गया था, जिसका मैक्स मुलर सहित कई अन्य विद्वानों ने अनुवाद किया था? सायण, वेंकट माधव, स्कंद स्वामी या फिर दयानंद सरस्वती? यह सायण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। सायण आचार्य के ऋग्वेद पर लिखा भाष्य, यानी कि सायण आचार्य के ऋग्वेद पर लिखा गया भाष्य सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक माना जाता है। इसी का मैक्स मुलर द्वारा अनुवाद किया गया था, यानी कि जो सायण है इसी का मैक्स मुलर द्वारा अनुवाद किया गया था। और स्कंद स्वामी ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार हैं। ये भी आपसे पूछा जाएगा यदि कि ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन है, तो वह जो है स्कंद स्वामी है। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्राकृत भाषा की प्राचीनतम व्याकरण मानी जाती है? प्राकृत प्रकाश, तोल्कापियम, अष्टाध्यायी या फिर सूत्रपिटक? यह जो है क्या है? प्राकृत प्रकाश है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
5वीं, देखिए क्या है इसकी व्याख्या देख लीजिए। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि ने क्या किया था, अष्टाध्यायी में संस्कृत को सुनियोजित क्या किया था, स्वरूप प्रदान किया था। जिसे क्लासिकल या फिर शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। और जबकि प्राचीन प्राकृत भाषा का प्राचीनतम व्याकरण वर रुचि की प्राकृत प्रकाश को माना जाता है। इसी प्रकार प्राचीनतम उपलब्ध तमिल व्याकरण तोल्कापियम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे स्मृति की श्रेणी में नहीं रखा गया है? वेद, वेदांग, पुराण या फिर धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र है, स्मृति के श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो यह वेद है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदू परंपरा में वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है? श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शौनक और पैंपवाद किस वेद की शाखाएं हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। यह जो है अथर्ववेद की शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जो साकल शाखा है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। माध्यन्दिन और कण्व, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेयी संहिता की शाखाएं हैं। ठीक है, रामायण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आइए देख लेते हैं कौन से कथन सत्य हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। रामायण 7 कांडों में विभाजित है। इसमें प्रथम बाल कांड व अंतिम उत्तर कांड संभवतः बाद में जोड़े गए हैं। यानी कौन कौन से? बाल कांड और जो है उत्तर कांड, ये सब बाद में जोड़े गए हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? बिमल सूरी द्वारा प्राकृत में रचित पौमचर्यु रामायण का बौद्ध संस्करण है। ये वाला ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है? कंबन द्वारा 12वीं सदी में इरामावतारम नाम से तमिल में रामायण की रचना की गई है। तो ये भी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो 1, 2 और 4 सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। आइए देख लेते हैं। पौमचर्यु रामायण का जैन संस्करण है, या न कि बौद्ध। इसमें तीसरे ऑप्शन में बौद्ध दिया था, जो कि गलत है। ये जैन संस्करण है। इसमें रावण का वध लक्ष्मण के द्वारा किया हुआ बताया गया है, जिसे बिमला सूरी ने प्राकृत में लिखा है। दशरथ यानी जातक पाली में रचित रामायण का बौद्ध संस्करण है। तो याद रखना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रिपिटकों के पाली, चीन और तिब्बती संस्करणों में से पाली संस्करण सबसे पुराना है। सत्य नहीं है पूछा गया है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक हैं। त्रिपिटक क्या है? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अधिधम्म पिटक है। ये तीनों क्या है? त्रिपिटक है। ये भी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। त्रिपिटकों को पुनः उपखंडों में बांटा गया है, जिन्हें धम्म पद कहा जाता है। ये ऑप्शन गलत है। यही हमारा क्या है? सही है। और सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं: दिघ, मध्यम, संयुक्त और अंगुत्तर। दिघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुंदक। ये वाला क्या ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी गलत है। बाकी तीनों के तीनों क्या है? सही है। देखिए, त्रिपिटकों को पुनः उपखंडों में बांटा गया है, जिन्हें निकाय कहते हैं। थेरवाद मत का पाली त्रिपिटक तीनों संस्करणों में सबसे पुराना है। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं: दिघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुंदक। ये हमने ऊपर देखा हुआ है। जातक कथाएं, धम्मपद, थेर गाथा, थेरी गाथा किस निकाय से संबंधित है? अभी हमने देखा है, यह खुंदक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सॉरी। पहली शताब्दी ईसा पूर्व का श्रीलंकाई शासक जिसके काल में पाली त्रिपिटकों को लिपिबद्ध किया गया था, वो कौन था? तिस, वाटुका, इलांगा या फिर वत्तगामिनी? यह था वत्तगामिनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि वत्तगामिनी के राज्य में धर्मरक्षित की अध्यक्षता में एक बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें त्रिपिटकों को क्या किया गया था? लिपिबद्ध किया गया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। महायान मत के उदय के साथ बौद्ध रचनाओं के सृजन के लिए किस भाषा का उपयोग बढ़ने लगा? पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर मागधी? तो यह संस्कृत है। ऑप्शन नंबर यानी कि सी करेक्ट है। संस्कृत पहली शताब्दी में अश्वघोष की रचनाएं दी गई हैं। बुद्धचरित द्वितीय शताब्दी की, अवदान शतक चतुर्थ शताब्दी की, दिव्यावदान
पहली शताब्दी की अष्टसहस्त्रक प्रज्ञा पारमिता सद्धर्म पुंडरीक मजबान। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। 2 से 7 मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। 2 से 7 मंडलों के मंत्र अग्नि की स्तुति से शुरू होते हैं, और यानी कि इसमें से बताना है केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है, या फिर केवल 2 सही है। तो क्या है, ये तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आइए देख लेते हैं। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। दूसरे मंडल में इंद्र, तीसरे मंडल में विष्णु, अग्नि, 7वें मंडल में पूषण की स्तुति दी गई है। 8वें मंडल में बालखिल्य के 11 सूक्त मिलते हैं। 9वां मंडल सोम देवता को क्या है, समर्पित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आइए देख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 40वां अध्याय ईशोपनिषद है। तो क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इस तरह से दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय और 40वां अध्याय जो है वो ईशोपनिषद है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सामवेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता उद्गाता कहलाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास को माना जाता है। वर्तमान में सामवेद की कौथुम शाखा ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। देखिए, सामवेद को भारतीय संस्कृत का मूल कहा जाता है, ये करेक्ट है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता उद्गाता कहलाता है, ये भी सही है। लेकिन सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास को नहीं माना जाता है, ये वाला क्या है, गलत है। यही वाला क्या है, ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अथर्ववेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अथर्ववेद संहिता लौकिक फल देने वाली है। सर्वप्रथम काशी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसकी प्रथम दृष्टा अंगिरस ऋषि व द्वितीय दृष्टा अथर्वा ऋषि हैं, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं। अगले क्वेश्चन और लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता है आहत सिक्के, गरुड़ सिक्के, योनि सिक्के या फिर सूक्ष्म सिक्के। इसको कहते हैं आहत सिक्के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आहत या पंचमार्क सिक्के, इन पर विभिन्न आकृतियां तो थीं, पर लेख व चित्र नहीं थे। लेख व चित्र युक्त सिक्के सर्वप्रथम यवन, इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। इन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी चलाए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।